और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख की मदद की घोषणा की गई है, जबकि कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो, वो समझा जाएगा। सर, क्या कोई इंडिकेशन अभी तक है किस कारण से हो सकता है? अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे है। देखो, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। सर, एक अहम सवाल, कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई, उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चलें। किसी को सबोताज लग रहा है सर? सबोताज इसके पीछे? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें सारा। सर, आपने क्या देखा, अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जानकारी आपको अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस, मैंने कहा जैसे आपसे, रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान देना। अश्विनी जी, ये अभी तक का सबसे बड़ा हादसा है, क्या रेलवे इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में घोषित कर दी गई थी। कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी। बनाई गई है और हादसे की जांच करेगी। इंक्वायरी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और इस वक्त जो अपडेट है कि मरने वालों की संख्या इस हादसे में 288 हो गई है। 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा कितना खतरनाक, कितना भयानक था, जो तस्वीरें हैं वही बता रही, क्योंकि 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। 900 लोग अभी भी घायल हैं। 1000 से ज्यादा अब घायलों की जो तादाद है वो भी बढ़ी है। 288 इसमें हलाक हुए हैं और 1000 से ज्यादा घायलों की संख्या बताई जा रही है। तो इस बीच उड़ीसा सरकार ने ऐलान किया है कि एक दिन का एक तरह से रोष मनाया जाएगा और कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। 288 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आपको बताते चले कि मुआवजे का भी इसमें ऐलान किया गया है। पीएम राहत कोष से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। उड़ीसा में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है
और कोई उत्सव इस दरमियान नहीं मनाया जाएगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से कि किस तरह से कितना भयानक ये रेल हादसा था, जिसमें अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 288 पहुंच गई है और 1000 से ज्यादा मुसाफिर इसमें घायल बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है, गठित की गई है, जो हादसे की जांच पड़ताल करेगी। पूरी इंक्वायरी के बाद ही एक तरह से साफ हो पाएगा कि कहां पर गलती हुई है या किससे गलती हुई है या इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। ये एक तरह से जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि यह हादसा कितना भयानक था, कितना खतरनाक ये हादसा था और उड़ीसा की सरकार, वहां का जो प्रशासन है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की नजर भी इस बड़े हादसे पर बनी हुई है। आपको बताते चले कि कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 288 लोग अब तक हलाक हुए हैं, मरे हैं, जिनकी जानें गई हैं और 1000 से ज्यादा अभी भी घायल है, जिन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है और अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी ने खुद कहा कि सबसे पहले यही है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए और इसके अलावा जो घायल है उनका अच्छे से इलाज किया जाए अस्पतालों में और जो आवाजाही है या यातायात है उसे रिस्टोर किया जाए, ताकि जो ट्रेनें बाधित हुई हैं, आज तक इस रूट की जितनी ट्रेनें थीं सभी को एक तरह से रोक दिया गया है। आज इस रूट पर कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। तो सबसे पहले जो रेलवे है उसकी यही प्राथमिकता है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाए, क्योंकि अभी भी इस पटरी पर जो ट्रेन ड्रेल हुई है या जो डिब्बे ड्रेल हुए हैं उन्हें फौरन यहां से हटाया जाए। 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री खुद अब एक तरह से मौके पर मौजूद हैं, वो हालात का जायजा ले रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर करीब से नजर रख रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक कमेटी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी के बाद ही कोई साफ तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि इस हादसे की बड़ी वजह क्या है। लेकिन तस्वीरों के जरिए हम लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग इस ट्रेन में फंसे हुए हैं, डिब्बों में फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और बाहर निकाला जा रहा है। The latest situation of the train accident is like this. So far, around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleswar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur and Cuttack districts, including in the 2 medical colleges of Cuttack and Baleswar. हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है, देखते हुए कई मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है। हो जाएगा जल्दी। और भी क्या टीम आ रही है सर? तो लगातार हमारी नज़र भी इस हादसे पर बनी हुई है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं इस हादसे की जो अलग अलग एंगल से जो तस्वीरें हैं और केंद्रीय रेल मंत्री भी अब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 288 लोग अब तक इस हादसे में हलाक हुए हैं, जिनकी मौत हुई है और इसके अलावा 1000 से ज़्यादा अब घायलों की जो तादाद है वो बढ़कर हो गई है और 1000 से ज़्यादा जो घायल हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो जिस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि सबसे पहले उनका फोकस यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू का जो काम है उसे पूरा किया जाए और इसके बाद जो
इसमें घायल हुए हैं बड़ी तादाद में, जिनकी तादाद 1000 से ज्यादा बताई जा रही है, उन्हें एक तरह से पहले अच्छा इलाज पहुंचाया जाए और उसके बाद जो यातायात है उसे बहाल किया जाए। तो उड़ीसा रेल हादसा है, टक्कर के बाद जो कई डिब्बे पटरी से उतर गए और कई पटरियां एक तरह से बर्बाद हो गई। ट्रेन से जो पहिए थे वो एक तरह से अलग हो गए और अब जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, गैस कटर से काटकर लोगों के जो एक तरह से शव निकाले जा रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त यहां पर चल रहा है। का ट्रेन एक्सीडेंट में अभी भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीधा हम देखेंगे ये जो तस्वीर दिखाएंगे थोड़ा कैसे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कल से शुरू होने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट घटा, इसको लेके तो इंक्वायरी एक तरफ से होगा, लेकिन अभी और भी लोग फंसे होने की सूचना आ रहा है। इसलिए अभी देख सकते हैं आप इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की तरफ से कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे ऐसे जहां से ये दुर्घटना शुरू हुआ है, जहां से वो एक्सीडेंट शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं एक मालवाही गाड़ी के ऊपर एक इंजन, जो बोला जा रहा है कि ये करमंडल ट्रेन का जो इंजन था वो चढ़ गया है और इसी से ही ये जो एक्सीडेंट है, ये जो दुर्घटना है ये शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं अभी भी कैसा रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर देख के पता ही चला होगा कितना बड़ा ये दुर्घटना है। और अभी तक जो सूचना आ रहा है 220 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो पुष्टि किया गया है ऑफिशियली। लेकिन ये जो डेथ का जो संख्या है ये और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ से चल रहा है और दूसरे तरफ से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी अभी भी नीचे फंसे होने की एक आशंका किया जा रहा है। और इसको चलते आप देख सकते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरी ट्रेन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये जो गुड्स ट्रेन था और इसका वो पहले खड़ा हुआ था, लेकिन उससे पीछे जो करमंडल एक्सप्रेस आया था वो बहुत तेज से आ रहा था और ये ट्रेन को धक्का दिया और उसके बाद उसके ऊपर ही चढ़ गया। और दूसरी तरफ ही एक ट्रेन आ रहा था जब करमंडल ने उसको धक्का दिया तो उसका जो सब डिब्बे हैं वो अलग हो गया और दूसरे ट्रैक तरफ चल गया। और दूसरी तरफ भी वो जो ट्रेन आया था उसके साथ भी टक्कर हो गया। और पूरे अब देखेंगे जो कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया और बहुत सारे लोगों का मौत हो गया है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। 1000 के आसपास लोग जो हैं घायल हुए हैं। और पूरे उड़ीसा के विभिन्न हॉस्पिटल हम देखेंगे, जो बालेश्वर से लेकर भुवनेश्वर कटक तक जो हॉस्पिटल है वो सभी हॉस्पिटल में बहुत सारे जो इंजर्ड हैं जो उनको भरा गया है, उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ और कुछ देर के बाद उड़ीसा के सीएम भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उड़ीसा के दूसरे मंत्री भी पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे रेलवे मिनिस्टर भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान वो भी यहाँ पर आएंगे। और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, इस बारे में वो भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो दुर्घटना हुआ है उसको चलते हुए पहले लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा और जितने लोग फंसे हुए हैं नीचे उनसे कैसे निकाला जाएगा, ये सबसे प्रायोरिटी है। और उसी तरह कल रात भर ये जो ऑपरेशन है ये वो भी चल रहा था और आज सुबह भी हम देखेंगे तो अभी भी ऑपरेशन का जोरदार किया गया, क्योंकि कल अंधेरे के वजह से जो थोड़ा ऑपरेशन का रुकावट आया था, आज कैसे उसको ख़त्म किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके सब लोगों को वहाँ से ट्रेन के नीचे से निकाला जाएगा। इसके लिए पूरा रेलवे ने जोर शोर से लगा हुआ है। उड़ीसा से कैमरा पर्सन चितन स्वामी के साथ सतीश सेनापति, न्यूज़ 18। तो इस भयानक और दर्दनाक हादसे पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। एसिडिटी में उपयोगी।
और ब्रेक बाद बड़ी खबर राजौरी से है, जहां जिले में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। राजौरी जिले के बुधल तहसील के राजनगर वार्ड नंबर 3 में भूस्खलन से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना में घायल 2 युवतियों को इलाज के लिए बुधल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों घरों के परिजन अब बेघर हो गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद लगातार राजौरी के बुधल तहसील के राजनगर वार्ड नंबर 3 में भूस्खलन से 3 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस पर और अपडेट लेंगे, सीधे राजौरी का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा है कि जो भूस्खलन हुआ है मौसम के चलते, इसमें 3 घर बुरी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा है और जो घर वाले हैं वो बेघर हो गए हैं। ये एक दूर दराज का एक पहाड़ी इलाका है और दूर दराज इलाके में ये लोग जो हैं वो अपने घर में थे, लेकिन अचानक पीछे से एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है और इन घरों पर गिरता है, जिसमें से एक कच्चा मकान जो है वो पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद एक पक्का मकान है जो जिसको नुकसान पहुंचा है। वो जो कच्चे मकान में 2 लड़कियां थी, वहां पर छोटी बच्चियां थी, वो वहां थी। तो अचानक जो है वो पत्थर गिरने से, एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरने से उनको चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए बुधल के ही अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल सूरत हाल ये है कि ये तीनों फैमिली वहां से माइग्रेंट हो चुकी हैं, वहां से बेघर हो चुकी हैं और एक वहां से बाहर हैं, इन घरों में नहीं रह रही हैं और किसी के घर में रात को ये रुकी थी। लेकिन इनका सवाल ये है कि अब इनके कहीं ठहरने का बंदोबस्त प्रशासन द्वारा ये मांग कर रहे हैं कि किया जाना चाहिए, क्योंकि घर जो है पूरी तरह से टूट गए हैं और अभी भी खतरा जो है बना हुआ है। क्योंकि हालांकि बारिश अभी रुक गई है, लेकिन फिर भी जो चट्टान है वहां से, जो पत्थर है वहां से वो गिरने का सिलसिला जो है वो चल रहा है और 3 घरों को ये भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की तरफ से फौरी तौर पर अभी कोई राहत नहीं दी गई है, क्योंकि रात का मामला था और रात को जब वहां के मकामी लोग थे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू किया, इन लोगों को वहां से घर से निकाला। और अब जो है फिलहाल सुबह के वक्त जो है कुछ उम्मीद है लोगों को कि कहीं प्रशासन की तरफ से मदद मिलेगी, उन्हें छत मिलेगा, कोई टेंट मिलेगा, कुछ रहने का उनका बंदोबस्त होगा। जब तक उनका मकान जो है वो तैयार होता, कहीं ना कहीं बंदोबस्त सरकार की तरफ से किया जाए, ये मांग वहां के लोगों की है। बिल्कुल शक्ति, जिस तरह का लोकेशन आप बता रहे हैं कि दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ जब जब मौसम खराब होता है तो इस तरह के हादसे होते रहते हैं। पहले से इन लोगों ने कोई तैयारी करके नहीं रखी थी, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों से पत्थर गिरना या जमीन खिसकना, इस तरह के हादसे तो आमतौर से होते रहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो घर थे बिल्कुल पहाड़ों के नजदीक थे। अब इनका घर जो है वो पहाड़ों के नजदीक है और अक्सर इस तरह की वारदातें होती हैं। खतरे में ये पहले भी लोग थे, लेकिन ये लोगों के लिए और कोई विकल्प नहीं था कहीं जाना या कुछ कहीं और जगह पर शिफ्ट होना। मजबूरी के तौर पर गरीब फैमिली है और काफी दूर दराज इलाका में ये लोग रहते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और अपना रोजी रोटी जो है वो कमाते हैं। तो वहां पर इनका मजबूरी थी कि वहां पर ही इनका रुकना था और ना ही कोई इंतजाम प्रशासन की तरफ से इससे पहले किया गया था कि कहीं इन लोगों को पहले से शिफ्ट किया जाए। तो इस तरह से ये लोग वहीं पर बिल्कुल होता है और हादसे में इनके घर के 2 परिवार के लोग जो हैं वो बिल्कुल। शक्ति, प्रशासन ने क्या किसी तरह की मदद का ऐलान किया है? कुछ बयान प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए आया अब तक? लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह का मदद का ऐलान तो नहीं किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन तक इस बात की इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच गई है। हालांकि आज हो सकता है कि कोई टीम वहां पर जाए। ये दूर दराज का इलाका है, वहां पहुंचने में भी काफी लंबा वक्त जो है वो प्रशासन को लगेगा, लेकिन वहां पर वो टीम जाएगी और जाने के बाद ही वहां पर मौके के हालात को देखकर ही कुछ न कुछ मदद के लिए ऐलान जो है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इनके लिए अभी तक किसी तरह कोई अनाउंसमेंट जो है वो नहीं की गई है। तो बिल्कुल इस वक्त शक्ति जो अपडेट है कि ये तीनों जो मुतासिर हैं अब ये वो इलाका छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए कि इनके घर इतनी बुरी तरह से एक तरह से खराब हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं कि अब ये एक तो रहने लायक नहीं है, तो अब ये दूसरी जगह पर रहने के लिए चले गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कहां पर ये लोग गए हैं और कितने लोग हैं? तीनों परिवारों की अगर हम बात करें तो ये कुल कितने लोग हैं? अगर हम बात करें तो 15 के करीब ये लोग हैं, जिनमें बच्चे भी हैं छोटे। और ये लोग रात को ही वहां से दूसरी जगह पर यानी दूसरे पड़ोस में किसी के घर में ठहरने के लिए चले गए थे, क्योंकि वहां के मकामी लोगों ने इनकी मदद की। जब ये हादसा हुआ तो मकामी लोग, गांव के लोग थे, फौरी तौर पर वहां पर पहुंचे और उन्होंने इन लोगों को वहां से निकाला। इनका सामान भी पूरी तरह से तबाह हो गया, क्योंकि पूरा जो एक बहुत बड़ी चट्टान जब इनके मकान के छत पे ऊपर गिरी तो पूरी तरह से दब गए। तो वहां से अब इनकी
वहां से निकाल के, रात का वक्त था, बारिश भी थी रात को, और बारिश के वक्त इनको वहां से निकालना और कहीं दूसरे पड़ोस के किसी घर में जो है फिलहाल के लिए रात को इन्हें रखा गया था। और अभी भी वहां पर जो है वो मौसम तो अभी कुछ वक्त के लिए बारिश वहां पर अभी थमी हुई है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। और दूसरे जो इस मोहल्ले के घर हैं वो भी खतरे में हैं, क्योंकि ये जो तमाम घर हैं ये बिल्कुल पहाड़ी के नीचे वहां पर हैं, तो बहुत बड़ा पहाड़ है ऊपर, तो खतरा दूसरे घरों में भी हो सकता है। इसलिए गांव के जो लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं जिला प्रशासन से कि फौरी तौर पर कोई अमदाद जो है वो दी जाए, बंदोबस्त किया जाए, कहीं टेंट दिए जाए, कहीं और शिफ्ट करने के लिए लोगों को शिफ्ट करने का बंदोबस्त जो है वो किया जाए। ये मांग फिलहाल वहां के लोगों की है। बिल्कुल शक्ति, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 3 घर तो क्षतिग्रस्त हुए हैं, इन्हें काफी नुकसान पहुंचा है भूस्खलन के बाद, लेकिन इलाके में आसपास और घर हैं जिन पर एक तरह से खतरा अभी भी मंडरा रहा है। इस लोकेशन पर अभी और कितने घर हैं जिनके लिए एक तरह से अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, लगातार बारिश रुक रुक कर हो रही है, तो ऐसे में अगर और ज्यादा मौसम खराब होता है, बारिश होती है, तो ये खतरा बना रहेगा कि हो सकता है भूस्खलन हो, जिसकी वजह से इलाके के जो दूसरे घर उन्हें भी नुकसान पहुंचेगा। तो इस इलाके में अभी और कितने घर हैं या उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है, किस तरह से इन्हें अलर्ट किया गया है बाकी लोगों को? 10 घर और हैं इस इलाके में जो बिल्कुल पहाड़ के नीचे हैं, जिन पर यह खतरा जो है बना हुआ है। ना सिर्फ अब बल्कि पिछले कई सालों से ये लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी वारदातें हुई हैं। 2 साल पहले भी एक वारदात हुई थी जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। और वो 8 से 10 घर जो हैं वो भी इस वक्त खतरे में हैं, पहाड़ी के नीचे हैं वो घर, लेकिन उनको वहां से अभी तक उनके पास तो बंदोबस्त नहीं है कि वो यहाँ से अगर निकलें तो जाएं कहां पर, कहीं दूसरी जगह उनके लिए नहीं है। मजबूरी है उन लोगों की वहां पर ठहरना। बारिश भी हो रही है, 4 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, खतरा बना हुआ है। अब इन लोगों की यही डिमांड है कि फौरी तौर पर कोई और बंदोबस्त किया जाए, कहीं ना कहीं उन्हें शिफ्ट किया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा होने से टल सके। चलिए शक्ति, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीमा सुरक्षा बल कश्मीर फ्रंटियर के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वॉकाथॉन का आयोजन श्रीनगर में किया जा रहा है। बल के जवानों के लिए वॉकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। वॉकाथॉन का निशाद गार्डन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और न्यू हर्ट श्रीनगर में इसका समापन होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और चलिए हमारे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सीमा सुरक्षा बल कश्मीर फ्रंटियर की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो वॉकाथॉन किया जा रहा है, शानदार ये तस्वीरें हैं। बड़ी तादाद में इसमें एक तरह से सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो शामिल हुए हैं। बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये इन्होंने यहाँ पे निशात से आज एक रैली स्टार्ट की है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, और निशात से लेके जितने भी फौजी हैं या जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस वॉकाथॉन में शिरकत की है वो निशात से आज राजभवन तक जाएंगे। करीबन 8 से 10 किलोमीटर की ये दूरी होगी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, आप देख सकते हैं वो काफी दूर है अभी हमसे। अभी कोशिश करेंगे हम थोड़ी देर में उनसे जुड़ने की वहां पे। जी। तो जो ये सारा इंटेंट है, आपको बता दूं, ऑफ लेट जो आर्मी है या बीएसएफ है या एसएसबी है, काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जहां पे ये लोग यंगस्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वॉकाथॉन्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा आज वर्ल्ड साइकिल डे है, तो अभी कुछ देर पहले ही जो जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ सर्विसेज है उन्होंने एक साइकिल का भी मैराथन निकाला था। तो यही इस वक्त यही प्लान है इंडियन आर्मी का कि जैसे भी इस वक्त यंगस्टर्स को एंगेज कर पाए। आपने देखा होगा विंटर्स में भी जश्न चलाई कलान जो है, काफी सारे इवेंट जश्न चलाई कलान को भी लेके होते थे। तो जो द एंटायर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट जो है इसका आर्मी का वो यही है कि यूथ को एक ड्रग से निकालने के लिए उनको पॉजिटिव वे में, हेल्दी वे में एंगेज कैसे किया जाए। जी सरोज, वॉकाथॉन से आप दूर जरूर हैं, लेकिन आपके कैमरामैन के जरिए जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें बड़ी शानदार हैं। डल झील के किनारे किनारे एक लंबी कतार लगी हुई है, एक ड्रेस में सभी इसमें एक तरह से मौजूद हैं, तो बड़ा अच्छा ये नजारा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुबह का वक्त है, खूबसूरत। यहाँ पे आपको बता दूं डल के किनारे, और ये जो ये सारा स्ट्रेच आता है निशात से लेके चश्मे शाही तक या गवर्नर हाउस तक, ये पूरा डल का ही रास्ता है सारा। तो जैसे मैंने आपसे अभी कहा, करीबन 8 से 10 किलोमीटर अभी ये वॉक होगा, ये मैराथन वहां पहुंचेगा। एलजी साहब इन्हें खुद वहां पे रिसीव करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो पूरा वॉकाथॉन का कॉन्सेप्ट है या थीम है वो यही है कि यंगस्टर्स को कैसे ड्रग के वबा से बाहर निकाले
और कैसे उन्हें सोसाइटी में एक इनकॉर्पोरेट करें और उनको एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर कराएं। जी हुरैरा। तो बिल्कुल सरोज, आप नजर बना रखिए इस वॉकाथॉन पर, इसके जो फायदे हैं और इसका जो मकसद है, इस पर हम आगे भी और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।